वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे पीजीटी साइकोलॉजी 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके 15 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और ये आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, तो निश्चित ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के आंसर को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पर सेम वही पेपर है जो कि परीक्षा में आया था। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सामने पेपर रहेगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि साइकोलॉजी में जो भी कंटेंट है वो इंग्लिश में थोड़ा आसान है, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है कि आपके लिए हिंदी में बेहतर हो। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको दोनों तरह से बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है, आ हंटर कॉन्टिन्यूअस टू हंट इवन इन द अब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस, दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक शिकारी नैमित्तिक सार्थकता की अनुपस्थिति में भी निरंतर शिकार करता है, यह कथन एक उदाहरण है। ऑप्शन में दिया रखा है प्राइमिटिव ड्राइव, टेंशन रिडक्शन मॉडल, बायोलॉजिकल गोल्स और फंक्शनल ऑटोनॉमी। बेसिकली हमें बताना है कि एक जो शिकारी है वो बिना किसी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होने की बजाय भी निरंतर कॉन्टिन्यूअस शिकार करता ही रहता है। तो यह किस में आएगा? प्राइमेटिव ड्राइव में आएगा, मतलब प्राचीन अंतर्नोद में आएगा, या तनाव न्यूनन प्रतिमान टेंशन रिडक्शन मॉडल में आएगा, या फिर बायोलॉजिकल गोल में आएगा, या फंक्शनल ऑटोनॉमी में आएगा। देखिए, साइकोलॉजी में जो भी वोकेबुलरी है, जो भी शब्दावली है, उन्हें आप जितने अच्छे तरीके से सीखेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। हम अगर किसी और सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो वोकेबुलरी होती है वो अलग होती है, आसानी से याद हो जाती है। बट साइकोलॉजी में बहुत चीज़ें बहुत कॉमन जैसी भी होती हैं, हमारी डेली लाइफ से या हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, तो बहुत चीज़ें मिक्स भी होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों में अगर थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया आपने, वोकेबुलरी को समझ लिया, तो बड़े आसानी से आप आंसर देना सीख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझेंगे कि एक हंटर है और बिना किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस के वजह से भी वो क्या करता है, लगातार शिकार करता है। तो यह स्टेटमेंट किसका एग्जाम्पल हो सकता है? देखिए, प्राइमिटिव ड्राइव्स का मतलब हम कह सकते हैं ये वो ड्राइव्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को बेसिकली चाहिए ही होती हैं, जो बॉडी को ड्राइव करती हैं सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि हमें प्यास लगी है तो हम पानी पीते हैं, हमें खाना होता है, भूख लगी होती है ना। तो जो प्राइमरी ड्राइव्स हैं वो हमारी बेसिक लाइफ की चीज़ें होती हैं, लाइक सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर इस प्राइमरी ड्राइव का कोई भी कोरिलेशन नहीं है इस स्टेटमेंट से, तो ए ऑप्शन क्रॉस कर देंगे। टेंशन रिडक्शन मॉडल बेसिक होम्योस्टैसिस को लेकर होता है, जहाँ पर हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल टेंशन्स को कम करते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो शिकार करता है, इसके शिकार करने की वजह से टेंशन रिडक्स करने वाली कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस का रोल नहीं है, अब्सेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर कहा गया है अब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन का भी कोई रोल नहीं है। बायोलॉजिकल गोल, शिकार करने में किसी का बायोलॉजिकल गोल की कोई अचीवमेंट नहीं है। हो सकती है कहा जाए कि भैया भूख लगी थी तो बायोलॉजिकल तरीके से गोल अचीव करना था, इसलिए क्या किया, शिकार कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कहा गया है अब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस, अनुपस्थिति होती है किसी भी नैमित्तिक सार्थकता की, तो हम इसको भी नहीं करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका सही आता है, फंक्शनल ऑटोनोमी, यानी प्रकार्यात्मक स्वायत्तता जिसको हिंदी में कहते हैं। फंक्शनल ऑटोनोमी जो ये कॉन्सेप्ट है, ये
कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा ऑलपोर्ट की थ्योरी में, जो गॉर्डन ऑलपोर्ट थे, गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी में आपको पढ़ने का मिलेगा। और फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम जो व्यवहार करते हैं, हो सकता है कि आज वो व्यवहार पर्टिकुलर किसी मोटिव की वजह से कर रहे हों, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं, उस व्यवहार में हम एक्सपर्ट हो चुके होते हैं या फिर हम करते ही रहते हैं, बस ऐसे ही पर्टिकुलर मोटिव ना होने की वजह से भी। मतलब इसमें कह सकते हैं जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है, इसमें क्या आता है, मोटिव्स फॉर अ सर्टेन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एट अ प्रेजेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ऑरिजिन्स। मतलब आज हमारा जो बिहेवियर है किसी चीज़ का, ज़रूरी नहीं है उसके पीछे कोई मोटिव हो, लेकिन हम फिर भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको साइकोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, तो एक टाइम पर आपको क्या था, नहीं मेरे को ना पढ़ना है बिकॉज मुझे नेट चेयर अप करना है ना, तो एक मोटिव था ये करना है। बट बाद में क्या होता है कि नहीं यार मेरे को अच्छा लगता है, इट्स फील रियली वेरी नाइस, बिकॉज हम डेली लाइफ को समझ पाते हैं। तो वो क्या होता है, प्रेजेंट में कोई मोटिव नहीं होता है बट हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर शिकार, ये जो शिकार करता है ये ऐसे ही करता है, ऐसे ही बस करता है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस का रोल नहीं है, कोई पर्टिकुलर वजह नहीं है, तो ये फंक्शनल ऑटोनॉमी में आएगा। अब आप सोचिए कि ये गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी से लिया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है, इसी में किसी दूसरे एग्जाम्पल को रख के इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा अच्छे से एनहेंस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर मैंने जो कुछ पॉडकास्ट टाइप में चीज़ें रिलीज़ की थी, अलग अलग थ्योरिस्ट की बेसिक लाइफ के बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, एक बार आप ज़रूर देखें। इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है जब हम पूरा कॉन्सेप्ट या थ्योरी के ऊपर गो थ्रू होते हैं, बट हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन डी आप बेहतरीन तरीके से समझ के होंगे। इसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है, इफ़ द एक्सपेरिमेंटर and subjects both are not aware of the experimental and control group it is called। हिंदी में, यदि प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य दोनों ही प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के बारे में अवगत नहीं है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए ये आपके स्टैटिक्स को लेकर क्वेश्चन है, जो आपका आप साइकोलॉजी में यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको लेके हैं। तो यहाँ पर कहा गया इफ़ द एक्सपेरिमेंटर, यानी जो प्रयोग कर रहा है, मतलब प्रयोगकर्ता और जो सब्जेक्ट है जिस पे प्रयोग किया जा रहा है, दोनों को जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी। बहुत ही अच्छा आसान सा ये क्वेश्चन था, जब प्रयोग करने वाले को और प्रयोग जिस पर किया जा रहा है दोनों को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, यानी कौन कंट्रोल ग्रुप है, क्या है एक्सपेरिमेंटल, क्या है। तो ये आपकी डबल ब्लाइंड स्टडी होती है। डबल ब्लाइंड मतलब ना तो उसे पता जो कर रहा है और ना उसे पता जिस पर कुछ हो रहा है, ठीक है, दोनों अंधे हैं एक तरह से, मतलब दोनों को पता है नहीं कि क्या चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अचीवमेंट मोटिवेशन इज, यानी जो संप्रति अभिप्रेरक है वो ओनली कॉग्निटिव यानी केवल संज्ञानात्मक होता है, या फिर ओनली मैकेनिस्टिक यानी केवल यांत्रिक होता है, या फिर पार्शियली कॉग्निटिव और पार्शियली मैकेनिस्टिक, थोड़ा संज्ञानात्मक और थोड़ा सा यंत्रात्मक होता है, या फिर डिटरमाइंड बाय अराउजल। देखिए यहाँ पर आपको पहले समझना है कि अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है। अचीवमेंट मोटिवेशन बेसिकली ये एक ऐसा मोटिवेशन होता है जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को किसी सर्टेन लेवल के गोल तक ले जाना चाहता है, कंसिस्टेंट बनाए रखना चाहता है, उसमें कुछ अचीव करने की एक विशेष क्षमता होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अचीवमेंट मोटिवेशन बेसिकली इनिशियली लेवल पर तो कॉग्निटिव होता है, प्राइमरली कंसिडर्ड कॉग्निटिव, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बिलीव्स पर, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बेस पर ये कॉग्निटिव होता है, मतलब संज्ञानात्मक होता है। अब बाद में क्या होता है कि बाद में कंडीशन ऐसी भी होती है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले तो सोचा कि मुझे पर्टिकुलर काम करना है जिसमें समाज हमारी बहुत इज्जत करता है, तो उस काम को हम करते चले गए, हमने अचीव कर लिया।
लेकिन जब हमको पता चलता है कि नहीं यार, इससे तो मुझे मतलब इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है, लोग मेरी हमेशा वैल्यू करेंगे, तो बाद में क्या है, उसमें हम बने ही रहते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिस्टिक भी हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे कि हमारी इज्जत बनी रहना लगातार, हम जैसे मान लीजिए होता है ना, गांव में कोई प्रधान एक बार बन जाता है, तो पहले तो मतलब ठीक है प्रधान बनना है बन गया, लेकिन बाद में क्या होता है कि नहीं, मेरे को तो मतलब प्रधान बने ही रहना है बिकॉज खूब सारा पैसा मिलता है। अब उसको मतलब मैकेनिस्टिक हो गया, वो नहीं बने रहना उसको। ठीक है, लोगों से भी लोगों पर वर्चस्व रहता है, अब उसको बने रहना है। तो ध्यान रखना है कि अचीवमेंट मोटिवेशन आपका पार्शियली कॉग्निटिव और पार्शियली मैकेनिस्टिक होता है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस क्लास के दौरान ये जो मैं MCQ आपके सॉल्व करवा रहा हूँ, इसमें से कोई भी ऐसा शब्द जो आपको समझ में नहीं आता है, जैसे भले ही आप कह सकते हैं सर मुझे नहीं पता मैकेनिस्टिक क्या है, सर मुझे नहीं पता कॉग्निटिव क्या है, आप कमेंट करिए, मैं निश्चित ही आपकी हेल्प करूँगा कि ये क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा। आप उस चीज़ को जो मैं बताऊँ उसको नोट करिए, उसको रिवाइज करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी साइकोलॉजी को समझने में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटीज़ इन साइकोलॉजी डील विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता विकारों के निदान व चिकित्सा से निपटाती है। यानी साइकोलॉजी की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें हम चीज़ों को ठीक करते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं डिसऑर्डर्स को। तो बेसिकली साइकोलॉजी के सब फील्ड्स होते हैं, अलग अलग फील्ड्स होते हैं। जब भी साइकोलॉजी की शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत में ही हमें समझाया जाता है कि साइकोलॉजी में कौन कौन से फील्ड्स हैं या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, और मैं भी इसके बारे में बता चुका हूँ। जो BA फर्स्ट ईयर की क्लास है वहाँ पर मैं इसके बारे में बताया हूँ। सो कौन सी विशेषता विकारों के निदान व चिकित्सा से निपटती है। विकार मतलब जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी और एक्सपेरिमेंटल, ये अलग चीज़ें हैं। ये यहाँ पे देखो, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तो होती है, ठीक है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी भी होती है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थोड़ी ना होती है। तो एक्सपेरिमेंटल शब्द को तो ऐसे ही रख दिया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो हमारे डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करती है और ट्रीट करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लिनिकल, यानी नैदानिक मनोविज्ञान में हम किसी डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो आंसर इसका आसान सा है, दैट इज़ द ऑप्शन बी, क्लिनिकल। ठीक है ना। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी से आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, एवरी सिलेक्शन प्रोग्राम मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन। ये क्वेश्चन आपका स्टैट्स को लेके है। प्रत्येक चयन कार्यक्रम की जांच पड़ताल स्पेस के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, जो सिलेक्शन प्रोग्राम होता है ये यूज किया जाता है अलग अलग स्टैटिस्टिकल कंडीशंस में, लाइक सर्वे हो, सैम्पलिंग हो, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो, कुछ और हो। तो एवरी सिलेक्शन प्रोग्राम मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा प्रीडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जो कार्यक्रम की पूर्व कथन शुद्धता है उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सिलेक्शन प्रोग्राम को। तो स्टैट्स को लेकर क्वेश्चन है, ये सीधा सा क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 क्वेश्चन है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, विच कंडीशन कंट्रीब्यूट्स टू परमानेंस इन ग्रुप टेंशन। ये आपके सोशल साइकोलॉजी से डिजाइन किया गया क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि कौन सी परिस्थिति समूह तनाव के स्थायित्व में योगदान देती है। अब आप खुद ही सोचने का प्रयास करिए कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप में शांति कब रह सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ पर रहते हैं आपके पर्टिकुलर एरिया होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गांव है तो मोस्टली गांव में एक तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे डिफेंस कॉलोनी है, तो पता चलता कि वहाँ पे सारे आर्मी के लोग रहते होंगे, है ना। तो बेसिकली कोई जब ग्रुप होता है, ग्रुप में
शांति बनी रहती, सब कुछ बेहतर बना रहता है। कब? जब ग्रुप के गोल एक जैसे हों, ग्रुप के लक्ष्य एक जैसे हों, ग्रुप में डिफ्रेंसिएशन ना हो, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच कंडीशन कंट्रीब्यूट टू परमानेंस इन ग्रुप टेंशन। ठीक है, कौन सी परिस्थिति समूह है तनाव के स्थायित्व में योगदान देती है। ठीक, तो अब सीधी सी बात है, अगर हमारे ग्रुप के कॉमन गोल होते तो वहाँ पे टेंशन होता ही नहीं। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, काट देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। फंक्शनल कोऑपरेशन, प्रक्रियात्मक सहयोग की बात हो तो भी ग्रुप में टेंशन ना होती अगर एक दूसरे से कोऑपरेशन होता है। तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे हट जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिफरेंस इन वैल्यूज़। ग्रुप में जितने ज़्यादा डिफरेंस होंगे वैल्यूज़ में, उतना ही ज़्यादा उन लोगों में एक दूसरे से टकराव होगा और उतनी ही ज़्यादा टेंशन बनी रहेगी, टेंशन का स्थायित्व रहेगा। ठीक है, और बिलीफ दैट अदर ग्रुप इज मोर कंफर्टेबल, ये आपका कहीं से भी सही नहीं होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। डिफरेंस इन वैल्यूज़ इज अ सच कंडीशन जो कि कंट्रीब्यूट करेगी किसी ग्रुप में टेंशन के परमानेंसी को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच थ्योरी ऑफ इमोशंस एडवोकेट्स दैट सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने 2 दिन पहले या फिर जो 2 सेकंड लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था मैंने, उसमें मैं आपको बताया था इसके बारे में। मैंने जो बीए फर्स्ट ईयर के नाम पे जो इमोशंस की थ्योरी का वीडियो जो अपलोड किया है, मैंने उसमें आपको सभी प्रकार के इमोशंस के बारे में बताया था, उसकी थ्योरी के बारे में समझाया था। अगर आपने देखा होगा तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी थ्योरी है इमोशंस की जो कहती है कि जो इमोशंस होते हैं वो वास्तव में शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है। मतलब जो इमोशंस होते हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंज का रिजल्ट है। तो इसका आसान सा जो उत्तर है दैट इज़ द ऑप्शन बी, जेम्स लेंज थ्योरी। जेम्स लेंज थ्योरी कहती है कि पहले बॉडी या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बाद में क्या होता है, इमोशन होता है। और तो इसका इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही होगा। और कैनन बार्ड थ्योरी, इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि इमोशंस जो होते हैं वो बॉडीली चेंजेस के साथ में ही होते हैं, एक साथ में होते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, इसके बारे में मैं आपको उस वीडियो में बताया था। अगर आप इमोशंस को लेकर समझना चाहते हैं तो फिर आप एक साथ में वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने इमोशंस के बारे में बताया है, वो रिसेंटली अपलोड किया था मैंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी ऑफ अटेंशन, यानी अवधान के निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपने पढ़ा होगा ब्रॉडबैंड की थ्योरी को, जिसमें अटेंशन के बारे में जानते हैं कि अवधान कैसे होता है, अटेंशन कैसे होता है। तो जो अटेंशन का क्षीणन सिद्धांत है, अटेन्युएशन थ्योरी है, उसे किसने दिया था? उसे दिया था ट्रेजमैन ने। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। बेसिकली ये जो ट्रेजमैन थे, पूरा नाम था एनी ट्रेजमैन, और इनका जो अटेंशन मॉडल था दैट वाज द रिवीजन ऑफ ब्रॉडबैंड्स थ्योरी। ब्रॉडबैंड का जो फिल्टर मॉडल था उसके बाद इन्होंने अपना दिया था। तो यहाँ पे ट्रेजमैन का जो थ्योरी है वो क्या था, क्षीणन सिद्धांत था अटेंशन का। तो आपका ऑप्शन ए सही है, सीधा सीधा याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बायो सोशल डेफिनेशन इक्वेट्स पर्सनैलिटी टू द, जैविक सामाजिक परिभाषा व्यक्तित्व को स्पेस के समान मानती है। तो यानी जो बायो सोशल डेफिनेशन है वो पर्सनैलिटी को क्या मानती है, क्या इसके समान मानती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सोशल स्टिमुलस वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति का सामाजिक उद्दीपक मूल्य। ठीक है, तो देखिए बायो सोशल डेफिनेशन है जो वो पर्सनैलिटी को कैसे मानेगी, ये तो बहुत ही आसान है समझना। बायो सोशल मतलब जहाँ पे व्यक्ति जिस समाज में डेवलप होता है तो उसकी सोसाइटी में जो भी उसको जैसे स्टिमुलस मिलेंगे उसके बेस पर ही उसका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। तो सोशल स्टिमुलस में जो भी वैल्यू है, उस व्यक्ति को जो भी किसी पर्सन को
जिस तरीके से स्टिमुलस मिलते हैं वो वैसा ही होता है। आप अपने बारे में सोचिए कि आप कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मोस्टली डिपेंड करता है कि आपके सोसाइटी में किस तरह से चीज़ें आपको मिली हैं। सोशल स्टिमुलस यानी जो समाज में उद्दीपक रहे हैं, हमने कैसे रिस्पॉन्स किया है उनके प्रति, लोगों के व्यवहार के प्रति, सिचुएशंस के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सीधा सीधा सही है। बायो सोशल डेफिनेशन इक्विट्स पर्सनैलिटी टू द सोशल स्टिमुलस वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू। हम जब भी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तो हमको समझाया जाता है कि मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सेटअप होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द एलाबोरेटिव रिहर्सल। जैसा नाम वैसा काम, हमेशा कहता हूँ कि वोकेबुलरी पर फोकस करिए। एलाबोरेटिव रिहर्सल का हिंदी मतलब क्या है? सुव्यवस्थित अभ्यास। आपको पता है कि पहले मेमोरी आपके सेंसरी मेमोरी के रूप में आती है, फिर शॉर्ट में आती है, फिर लॉन्ग में जाती है। तो जो शॉर्ट मेमोरी होती है वो लॉन्ग मेमोरी में पहुंचती है कब? जब वो उस पर हम विस्तृत अभ्यास करते हैं, रिहर्सल करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर आप मेमोरी अच्छी करना चाहते हैं, अपनी स्टडी में अच्छे होना चाहते हैं, तो जो आप चीज़ें सीखते हैं थोड़ी थोड़ी उनका बढ़िया से स्टडी करते रहिए। एलैबोरेटिव रिहर्सल का मतलब है कि जब भी हम चीज़ों को सीखें तो विस्तृत रूप से सीखें, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल से चीज़ों को कोरिलेट करके सीखें। जैसे मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी को सीखने के लिए हमें डेली लाइफ को थोड़ा सा ऐड करना चाहिए ताकि हमारी चीज़ें और भी स्ट्रांग हो जाएं। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाने के लिए एलैबोरेटिव रिहर्सल करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो शब्द हैं इनके बारे में भी आप जानिए, समझिए, और नहीं आता है तो मुझसे आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच अप्रोच इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। कौन सी ऐसी अप्रोच है जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पर बेस्ड नहीं है? ठीक है, देखिए कॉग्निटिव अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर बेस होती है। लेकिन साइको एनालिटिक अप्रोच जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ये आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पर बेस्ड नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या होती है? जहाँ पर हम मैनिपुलेट करते हैं एक वेरिएबल को और दूसरे वेरिएबल पर क्या फ़र्क पड़ता है इसका अध्ययन करते हैं। तो ये साइको एनालिटिक स्टडी में नहीं होता है, ये अनकॉन्शियसली जो चीज़ें होती हैं उनका स्टडी करते हैं साइको एनालिटिक में। तो यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ का यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। साइको एनालिटिक अप्रोच, विच अप्रोच इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो ध्यान रखना है साइको एनालिटिक अप्रोच इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ हुज वर्क फैक्टर थ्योरी अप्रोच टू इंटेलिजेंट वाज डेवलप्ड। किसके कार्य के आधार पर बुद्धि का कारक सिद्धांत विकसित हुआ था? तो इसका सीधा सा आंसर है स्पीयरमैन। ध्यान रखना है, स्पीयरमैन्स ने फैक्टर एनालिसिस के बेस पर टू फैक्टर थ्योरी को दिया था। आपको इसके बारे में पता भी होगा, तो आप सीधा सीधा इसका उत्तर ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे, वेक्सलर, जैनसन ये अलग हैं, तो आप इनके बारे में भी याद रखिए। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द डिफरेंस बिटवीन एपिसोडिक एंड सीमेंटिक मेमोरी। देखिए एपिसोडिक और सीमेंटिक, एपिसोडिक को हम क्या बोलते हैं? एपिसोडिक वो मेमोरी होती है जिसे हम शाब्दिक रूप में नहीं बता सकते हैं। ये होते हैं स्पेसिफिक इवेंट हमारे लाइफ के बारे में, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, हमारे वो एहसास जिसे हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं, वो होता है एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, सेमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है समथिंग जो रियलिटी में हमारे सामने हो। मतलब कि जैसे आपके सामने हो सकता है कोई पर्टिकुलर फैक्ट, जैसे जीके की नॉलेज है ना, इस संसार की नॉलेज, किसी कॉन्सेप्ट की बात हो, तो ये क्या होता है? सेमेंटिक मेमोरी में आता है। तो यहाँ पर पूछा था कि प्रासंगिक स्मृति और अर्थात्मक स्मृति में अंतर को दर्शाता है। अब देखिए ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन डी, एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ब्रेन रीजियंस। तो सेमेंटिक मेमोरी के लिए अलग ब्रेन का पार्ट काम करता है और
एपिसोडिक के लिए अलग काम करता है। तो ये दोनों अंतर को दर्शाते हैं। यहाँ पे सोर्स मॉनिटरिंग, रियलिटी मॉनिटरिंग, ये आंसर ये नहीं कहीं से कोरिलेट होते हैं, ये आपको उलझाने के लिए ऑप्शन डिजाइन किए हैं। इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड वर्बली, तो ये कोई कनेक्शन नहीं है एपिसोडिक और सेमेंटिक के बीच में। ये तो जैसे इन्होंने बोल दिया कि इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड वर्बली, तो जो एपिसोडिक मेमोरी है हम उसे अपनी लाइफ के इवेंट के रूप में समझते हैं, एक्सपीरियंस के रूप में समझते हैं, तो वो चीज़ हो गई। तो ये भी कहीं से आपका आंसर नहीं बनता है, ऑप्शन डी बनता है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेंगे तो भी इन ऑप्शंस को क्रॉस करके ऑप्शन डी को सही करके अपना आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज यूज्ड फॉर परसेप्शन ऑफ सेम फिगर ग्राउंड इवन आफ्टर सेपरेशन ऑफ फिगर ग्राउंड। आपने फिगर ग्राउंड के बारे में पढ़ा होगा, आपने एक फेस बेस भी देखा होगा ना, जहाँ पे फेस को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से छोटा सा ये चीज़ अलग है और पीछे कुछ अलग है, तो हम दो इमेज देखते हैं। फिगर ग्राउंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो बेसिकली आकृति पृष्ठभूमि को पृथक करने के बाद भी उसी आकृति पृष्ठभूमि के प्रत्यक्षीकरण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जो फिगर ग्राउंड है उसको अलग अलग कर दें, उसके बाद भी हम उसको वैसे ही देखते हैं, तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन फ्रॉम गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज द फिगरल परसिस्टेंसी, आकृति आग्रह। तो इसका मतलब यह है कि फिगर और ग्राउंड को अलग अलग कर देते हैं लेकिन फिर भी हम उसको वैसे परसेप्ट करते हैं, ये होता है फिगरल परसिस्टेंसी। और यहाँ पे और भी शब्द लिखे हैं, फिगरल कॉन्टिन्यूटी, फिगरल कॉन्स्टेंसी। और तो यहाँ पर देखिए जो फिगरल कॉन्टिन्यूटी है इसका मतलब होता है कि हमारी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम चीज़ों को कंप्लीट रूप में परसीव करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ये इस तरह से यहाँ पर एक मैं इमेज बनाता हूँ, आप देखिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से एक इमेज बनाई, देखा जाए तो ये डॉट 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 है, लेकिन आप इसे सर्कुलर रूप में ही परसीव करेंगे। तो ये क्या है, फिगरल कॉन्टिन्यूटी। मतलब क्या होता है कि अवर टेंडेंसी, हमारी प्रवृत्ति टू परसीव इन कंप्लीट स्टिमुलस, है ना, हम इसे एज ए कंप्लीट सर्कल के रूप में ही परसीव करेंगे। ये होता है फिगरल कॉन्टिन्यूटी। फिगरल कंसिस्टेंसी भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को किसी भी एंगल से देखें उसे हम वही समझते हैं जो वो है, लेकिन उस हमारी रेटिना पे हर बार इमेज अलग होती है। आप अगर कार को देखें, कहीं से भी देखें तो कार ही देख समझते हैं, बट इमेज तो अलग होती है हमारी रेटिना पर, तो वो अलग है। और ये फिगरल परसिस्टेंसी है आपका, मतलब क्या है कि फिगर और ग्राउंड को अलग कर दिया फिर भी हम उसको वैसे ही समझते हैं, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये आपके लिए एक उलझाने वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस। देखिए इस क्वेश्चन को तो इसी पेपर में पूछा गया है, जस्ट पहले अभी क्वेश्चन था ना एक, जहाँ पे जेम्स लेंज का क्वेश्चन था, वहीं पर कैनन बार्ड को भी दे रखा था। बेसिकली देख सकते हैं ना कि थ्योरी ऑफ इमोशन से दो क्वेश्चन तो आपको यहीं पर मिल गए। तो एग्जाम में क्या है क्या ना है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बेसिकली हमको परफेक्ट होना चाहिए बस। तो कैनन बार्ड की थ्योरी मैंने पहले ही बता दिया था। कैनन बार्ड की थ्योरी क्या बोलती है कि हमारे बॉडीली चेंजेस और इमोशनल एक्सपीरियंस एक साथ होते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। शारीरिक परिवर्तन और संवेदनात्मक अनुभव समकाल में घटित होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो इस तरह से आज मैं आपसे 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, मेरे साथ आप जुड़े रहें। इसी तरह से मैं आपके साथ में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगा और साइकोलॉजी को आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।